आ जाओ। नाउ कैपेसिटर क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर का डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कैपेसिटर और कंडेंसर, दूसरा नाम इसका कंडेंसर भी है, कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। दो कंडक्टर होने चाहिए और सेपरेटेड होने चाहिए, बीच में कोई भी इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक मींस नॉन कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है, दो कंडक्टर के बीच में कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अब ये कंडक्टर का शेप कैसा भी हो सकता है, तो मान लीजिए कि एक कंडक्टर मैंने ऐसे बनाया और ये एक ऐसा बनाया, ठीक है, इस कंडक्टर का नाम ए रख दिया, ये कंडक्टर का नाम बी रख दिया, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, दो कंडक्टर होने चाहिए। अब कैपेसिटर में होता क्या है कि एक कंडक्टर पे चार्ज पॉजिटिव होता है और दूसरे पर उतना ही चार्ज नेगेटिव होता है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना मस्ट है, ठीक है। अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसका पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे कम होगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर कहा जाता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल उसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी। तो पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर वर्ड जब यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है वी। वी को आप लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, ठीक है। उसी तरह से चार्ज ऑन ए कैपेसिटर अगर कहा जाए, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, तो ये हमेशा हम लोग चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट बताते हैं, नेगेटिव प्लेट पे नहीं बताते हैं, क्योंकि नेट चार्ज कैपेसिटर का अगर ध्यान से देखो तो जीरो है। तो जब भी बोला जाए चार्ज ऑन ए कैपेसिटर तो सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का चार्ज बताएं, ठीक है। और इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला चलता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, जहां C इज कैपेसिटेंस, V जो है इसको आप V भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको C इंटू डेल्टा V भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली पोटेंशियल ऑफ एक कैपेसिटर का मतलब ना इसका पोटेंशियल ना इसका पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है ये। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग हर जगह V लिखते चलते हैं, इसीलिए Q इक्वल टू CV लिखा है। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही पुराना फॉर्मूला है आपका, बस एक की जगह दो कंडक्टर ले लिए तो बन गया हमारा कैपेसिटर, ठीक है। अब आते हैं कि कैपेसिटर में यह फॉर्मूला तो एक हो ही गया, Q इक्वल टू CV। इसमें एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड का भी फॉर्मूला कोई अलग नहीं होगा, वही फॉर्मूला होगा जो हम लोगों ने पहले से डिराइव कर रखा है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, ठीक है। या एक और फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है हाफ Q इंटू वी। ये तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। Q की जगह अगर आप CV रख दें, ये वाला CV, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और अगर CV की जगह Q रख दें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये जो एनर्जी होती है ये कहाँ स्टोर होती है, तो ये एनर्जी कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के बीच में होता है, ठीक है, उसमें ये स्टोर होती है। और इसका एनर्जी डेंसिटी भी हमने लेक्चर 1 में बता रखा है। एनर्जी डेंसिटी वही होता है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है। एनर्जी डेंसिटी इसका होता है du अपॉन dv लिखते हैं। du का मतलब हो गया एनर्जी, v का मतलब वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इप्सा नॉट ई स्क्वायर। इन शॉर्ट कंडक्टर में जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव किए थे सारे वही फॉर्मूले हैं, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी भी वही है। अगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बीच में होता है, अगर यहाँ कोई मीडियम होगा तो इस टर्म में एक इप्सा आर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एनर्जी का फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो देखो जैसे रजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं ना जिगजैग लाइन से, तो कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, रिप्रेजेंटेशन। कैपेसिटर को दो तरीका है, दो ऑप्शन है। देखो एक ऑप्शन तो ऐसे है कि आप इसको दो पैरेलल लाइन से दिखाइए, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस आपके दो कंडक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से कैपेसिटर को शो करते हैं, ठीक है।
इसमें एक पॉजिटिव प्लेट हो गया तो एक नेगेटिव प्लेट हो जाएगा। एक और ऑप्शन क्या है कि एक प्लेट सीधा रखिए, ठीक है, ऐसे और ऐसे, और जो दूसरा प्लेट है उसको थोड़ा सा कर्व बना दीजिए। दूसरा प्लेट जो है ना वो ऐसे कर्व होगा, ऐसे इस तरह से। लेकिन ये थोड़ा सिंबल हेडेक लगता है बनाने में, तो ज्यादातर हम लोग इसको यूज करते हैं। तो एक प्लेट इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक प्लेट नेगेटिव। अब ये कैपेसिटर में जो कंडक्टर होते हैं, ये जो कंडक्टर दिया है ये किसी भी शेप का हो सकता है। ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकता है, ये दो स्क्वायर प्लेट हो सकता है, दो सर्कुलर या इलिप्टिकल प्लेट हो सकता है, ठीक है, ये दो सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि प्लेट का शेप क्या है, कैपेसिटर का नाम उसी से डिसाइड होता है, ठीक है। कैपेसिटर का नाम प्लेट के शेप एंड साइज से डिसाइड होता है। पहले इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिए, कैपेसिटर बहुत तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। डिपेंडिंग ऑन कि ये जो दोनों प्लेट हैं या दोनों कंडक्टर किस तरह के होते हैं, बेसिकली हमें तीन तरह के कैपेसिटर पढ़ना है। एक को कहलाता है पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। जैसा कि नाम है, इसमें दोनों प्लेट जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। इसमें दो कंसेंट्रिक जो है ना हॉलो स्फेयर या शेल लेते हैं हम लोग, इसको भी आगे चल के पढ़ेंगे। और थर्ड है आपका सिलिंड्रिकल। तो कुल मिलाकर के ये तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में दो को एक्सियल सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर अंदर होता है, एक सिलेंडर बाहर, दोनों हॉलो होते हैं। तो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरे चैप्टर में जब भी कैपेसिटर वर्ड आए तो माइंड में आपको ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लाना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शुरू करते हैं, साथ में उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। पैरेलल प्लेट, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए पहले इसका समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते कैसे हैं। नाउ जैसा कि नाम है, इसमें दो प्लेट होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। अब ये जो दोनों प्लेट होंगे वो कैसे दिखाएंगे, देखो इस तरह से। एक प्लेट ऐसा ले लिया, दूसरा प्लेट ऐसे ले, दूसरा प्लेट नहीं है, ये एक ही प्लेट है। इस तरह से 3D व्यू बना रहे हैं इसका। ये आपको एक रेक्टेंगल हो गया, एक कागज का पन्ना जैसा, ठीक है। फिर दूसरा प्लेट यहाँ आ गया, ये हो गया दूसरा प्लेट। और फिर यहाँ से ऐसे तार निकाल दिया, एक तार यहाँ से निकल जाएगा ऐसे। तो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिखता ऐसा ही है, ठीक है। अब ये जो है, ये पूरा का पूरा जो है वो सॉलिड प्लेट है। ये आपका ये सॉलिड ये प्लेट है, एक प्लेट ये हो गया, ठीक है। दोनों प्लेट पैरेलल होते हैं और इक्वल साइज के होते हैं। तो मान लीजिए प्लेट का एरिया ए है, ठीक है, यहाँ प्लेट का एरिया मैंने ए ले लिया, तो दोनों का एरिया सेम होगा। और इन प्लेट्स के बीच में ये जो सेपरेशन है उसे डी ले लिया। अब हम लोग कैपेसिटेंस जो है, जो कि ज्योमेट्रिकल फैक्टर है रेजिस्टेंस की तरह, उसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो न्यूमेरिकल में हम लोग इस तरीके से नहीं दिखाते हैं, कैपेसिटर को हम लोग बहुत सिंपल तरीके से दिखाते हैं। और वो कैसे दिखाते हैं, तो दो सिंपल ऐसे प्लेट दिखा देते हैं, एक प्लेट ऐसे दिखा दिया और एक प्लेट यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो ये दो प्लेट हो गए। अच्छा, एक इधर से ऐसे लगा देंगे और एक इधर से लगा देंगे ऐसे। अब
कैपेसिटेंस कैसे निकाले, तो हम लोग करते क्या है कि इसमें Q इक्वल टू CV यूज करेंगे। इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज। नाउ यहाँ पे जो D लिया जाता है ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दिस D इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये जो एरिया है ना, ये डायमेंशन है प्लेट का, रेक्टेंगुलर प्लेट है तो लेंथ और ब्रेड्थ के मुकाबले ये D बहुत कम होता है, ताकि हम इन दोनों प्लेट्स को इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करा सके, ये मान सके कि ये दोनों इनफाइनाइट शीट है। अब देखिए, ड्यू टू इंडक्शन इसका सारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो अंदर के सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, और इसका सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सामने में आता है। आउटर सरफेस पे चार्ज दोनों पे 0 रहता है, सारा चार्ज कहाँ रहता है, अंदर में। अब अगर हम इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई ऐसे होगा ना, दोनों प्लेट्स के बीच में ऐसे होगा, ऐसे होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, देखो, अगर एक लेयर ऑफ चार्ज है, एक शीट है इनफाइनाइट शीट, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q/2A इप्सिलॉन नॉट, ये एक लेयर की वजह से हुआ। इसी तरह से -Q का भी सेम आएगा और इसी की तरफ आएगा, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, तो इसी को हम लोग डबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, Q/इप्सिलॉन नॉट इनटू A, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब E आ गया तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर निकाल लेंगे, दैट इज V। और पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है D है, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी। साथ में V को हम किससे कंपेयर कर देंगे, Q/C से, V Q/C भी तो होता है। अब E इंटू डी को यहाँ पे रख दो, E कितना है, Q/इप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, और ये कितना है आपका Q/C। देखो Q जो है वो कैंसिल हो गया और यहाँ से आपको C मिल जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का, और इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। नाउ कैपेसिटेंस इज ए ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी, और किस पे डिपेंड करता है, यहाँ दिख रहा होगा, देखो, C डिपेंड्स ऑन क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो देखो, एक तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, किसका एरिया, एरिया ऑफ प्लेट्स। जितना ज्यादा प्लेट्स का एरिया होगा, ए जितना ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस उतना ज्यादा आएगा। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, ये डी जितना कम होगा, प्लेट्स जितने क्लोज होंगे, कैपेसिटेंस उतना हाई होगा, ठीक है। और प्लेट्स को क्लोज रखना है, बट इतना भी क्लोज ना आ जाए कि ये दोनों टच कर जाएं। अगर ये टच कर गए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका +Q और इसका -Q फ्लो हो करके नेट चार्ज 0 हो जाएगा, तो सारा हमारा जो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है वही खराब हो जाएगा। तो प्लेट्स एक दूसरे से दूर रखने होते हैं, बस डी जितना चाहो कम कर सकते हो। टिपिकली एक कैपेसिटर में डी जो होता है वो मिलीमीटर या उससे भी कम होता है, ठीक है। साथ में इप्सिलॉन नॉट ये बता रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है, कि दोनों प्लेट के बीच में मीडियम क्या है। यहाँ पर मीडियम हमने वैक्यूम लिया है, कुछ नहीं है, मतलब वैक्यूम या एयर भी मान सकते हैं। तो अगर वैक्यूम था तो ये हालत था, लेकिन मान लो कि यहाँ बीच में कोई मीडियम होता तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी इप्सा आर इसमें मल्टीप्लाइड होता, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता। उसी इप्सा आर को इस चैप्टर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कह रहे हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल हम लोग सिर्फ यही वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे कि जब बीच में खाली जगह हो, वैक्यूम हो, तो कैपेसिटेंस होता है इप्सा नॉट ए अपॉन डी। नोट करो। अब चलो आगे देखो, कैपेसिटेंस तो हम लोगों ने निकाल लिया, सी आपको फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, इप्सा नॉट एरिया अपॉन डी, एकदम सिंपल याद रखना है। हमेशा याद रखना है कि सी जो होता है ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि ये जो सी है किसी भी कैपेसिटर का
वो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, एरिया और डी पे। जैसे रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, उसी तरह से सी भी ज्योमेट्रिकल फैक्टर है। अब बात करते हैं कि बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसको क्या लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होता है। ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लेट के बीच में होता है। और वो कितना होता है, तो एक ऑप्शन तो अभी ये लिखा था हमने, क्यू बाई क्या लिखा था, इप्सा नॉट ए। ठीक है, दोनों प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का सम है ये। दूसरा एक और ऑप्शन है कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है यहां से यहां तक का V, तो आप इसको V बाई डी भी तो लिख सकते हैं। V इक्वल टू ईडी होता है ना। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लेट्स को हम इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करवा रहे हैं। तो बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही आता है, बट एंड में ई उतना नहीं आएगा क्योंकि एंड में ये प्लेट खत्म हो रहा है। तो एंड इफेक्ट इसको कहते हैं। इस एंड इफेक्ट को क्लास 12th में हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई क्लास 12th में पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से लेके ऊपर तक प्लेट के बीच में हर जगह इतना ही रहता है। ठीक है। दूसरी बात, प्लेट के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ध्यान से देखो, दिखाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे निकालने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पर निकालने के लिए बोला जाए तो अगर आप प्लस प्लेट और माइनस प्लेट दोनों का लेंगे तो देखिए पॉजिटिव वाला प्लेट किधर की तरफ फील्ड देगा, इधर की तरफ। ठीक है। लेकिन नेगेटिव वाला माइनस वाला प्लेट इस पॉइंट पर अपनी तरफ फील्ड देगा। तो अपनी तरफ देगा तो किधर दे देगा, ऐसे दे देगा कि नहीं। और दोनों फील्ड इक्वल होंगे, और दोनों फील्ड इक्वल होंगे तो इसका असर क्या होगा कि इस पॉइंट पर, बाहर के पॉइंट पर ई क्या होगा, जीरो। तो इधर भी ई जीरो होता है, इधर भी ई जीरो होता है। तो कैपेसिटर में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ और सिर्फ प्लेट के अंदर होता है। ठीक है। अब आते हैं कि कैपेसिटर के प्लेट्स तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखे हैं, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों प्लेट्स भी एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो दोनों प्लेट्स है एक दूसरे पर फोर्स कितना लगाते हैं, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये कैसे निकाले, देखो इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे कॉन्सेप्ट कि माइनस क्यू जो है वाला प्लेट, ये मानेंगे कि ये रखा हुआ है प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो फोर्स होता है ना क्यू इंटू ई। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइनस क्यू रखा हुआ है, तो क्यू रहने दो। और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू बाई टू ए इप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहां से आपको फोर्स का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए इप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला कभी कभी यूज होता है, ये वाला क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए इप्सिलॉन नॉट। फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। चलिए अब इसको नोट करो तो फिर हम एग्जांपल कराएं उधर। अब हम लोग कैपेसिटर को समझेंगे कि ये कैसे सर्किट का पार्ट बनता है, बैटरी से कनेक्ट करने पर इसमें क्या चार्ज फ्लो करता है, कैसे ये चार्ज होता है। ठीक है। तो कैपेसिटर और बैटरी वाले जो है ना वो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तो कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए सेल। जैसे पहली बार हमने रजिस्टर पढ़ा था तो बैटरी से कनेक्ट करके समझा था ना कि उसमें करंट जाता है ई बाई आर। उसी तरह आप कैपेसिटर सेल से कनेक्ट करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे बिहेव करता है। तो चलो पहले हम लोग एक सिंपल सा ऐसे सर्किट बना लेते हैं। ये कैपेसिटर है। ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी है, बीच में मुझे एक स्विच लगाना पड़ेगा।
देखो ये कैपेसिटर सी हो गया, यहाँ पर बैटरी लगा दिया, ठीक है, आइडियल बैटरी ईएमएफ ही। और यहाँ पर अभी फिलहाल ये ऑन नहीं है, यहाँ पर हमने एक स्विच दे दिया है, स्विच। तो देखो जब तक स्विच ऑन नहीं होगा कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज 0 है, ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन करोगे उसके बाद क्या होगा अगर समझना है तो देखो, कैपेसिटर के ये दोनों प्लेट बनाए, स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा, अब इसका यहाँ पोटेंशियल अगर 0 ले रहे हो तो ये E हो गया, ये भी E हो गया, ये भी 0। अब कैपेसिटर का पोटेंशियल 0 नहीं है, ये चार्ज हो जाएगा, इस पे प्लस Q और इस पे माइनस Q। इस पे प्लस क्यों, क्योंकि इधर का पोटेंशियल देखो हाई है और इधर का पोटेंशियल लो है। तो हुआ क्या कि इस बैटरी ने स्विच ऑन करते ही यहाँ से प्लस Q चार्ज दिया, वो चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचा और उसके इनर सरफेस पे आया, उसके वजह से इस दूसरे वाले प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस हुआ। तो माइनस क्यू इंड्यूस करने के लिए इसको प्लस क्यू रिलीज करना पड़ेगा, उसने प्लस क्यू रिलीज किया और बैटरी को वापस मिल गया। तो बैटरी ने चार्ज भेजा है पॉजिटिव प्लेट को, लेकिन लिया किससे है, नेगेटिव प्लेट से। प्लेट में बीच में यहाँ मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, डिसकंटिन्यूअस है, इस प्लेट से उस प्लेट चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले तो फाइनल चार्ज कैपेसिटर पे कितना होगा भाई, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CE। अगर आपसे कहा जाए इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर की, तो 0 थी क्योंकि कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 नहीं है, फाइनल कितना लिखोगे, तो या तो Q स्क्वायर बाई 2C लिख सकते हो, या हाफ CV स्क्वायर से लिखोगे तो हाफ CE स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है, साथ में बैटरी ने यहां से चार्ज सप्लाई किया है, तो इसको मैं नोट में अलग से लिख देता हूं। जब भी बैटरी से चार्ज फ्लो करता है तो बैटरी जो है वो वर्क करता है, वर्क डन बाय सेल इज डिफाइंड एज Q इंटू E। ये चार्ज फ्लोन थ्रू द सेल इंटू EMF होता है, ठीक है ना। अगर ये चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है, बैटरी ने पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज दिया है, तब वर्क डन पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर यही चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल में इन हो जाए, इसका मतलब बैटरी ने चार्ज एब्जॉर्ब किया, तब वर्क डन बाय सेल माइनस QE होता है, ठीक है। तो इफ चार्ज इज सप्लाइड बाय द बैटरी देन प्लस QE, इफ चार्ज इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी देन माइनस QE, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब ये वर्क डन आया कैसे है, वो पावर के फॉर्मूले से आया है। जैसे पावर इक्वल टू आप जब लिखते हैं बैटरी का तो E इंटू आई लिखते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वर्क डन जो होता है वो P इंटू dt का इंटीग्रेशन होता है, पावर इंटू टाइम का इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, EI इंटू dt का इंटीग्रेशन। अब EMF तो कांस्टेंट है, तो I dt क्या हो जाएगा, E इंटू आई dt इंटीग्रेट करके Q आ जाएगा। तो ये वर्क डन बाय सेल होता है, ठीक है। इस केस में आज के दिन जो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है वो किसके वजह से बढ़ा है, बैटरी के वर्क की वजह से। तो अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट इज वर्क डन बाय सेल, तो सेल ने बोला कि भाई मैंने तो वर्क किया है, और मैंने कितना वर्क किया है, Q इंटू E। हमने Q देखा कि कितना था, CE के बराबर, तो ये हो जाएगा C इंटू E स्क्वायर। अब इसको ऐसे समझो, बैटरी ने क्लेम किया कि मैंने CE स्क्वायर का वर्क किया, लेकिन जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अगर कहा जाए, तो कैपेसिटर का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो वो हाफ CE स्क्वायर है। कैसे आया, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो कैपेसिटर कह रहा है कि भाई मेरा तो एनर्जी इतना ही बढ़ा है, बैटरी कह रहा है नहीं नहीं मैंने तो इतना वर्क किया है, वर्क ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी कम बढ़ा है, तो ये बाकी का एनर्जी कहाँ गया, चोरी हो गया। ये एनर्जी इस वायर में हीट लॉस में चला गया, ठीक है। वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इस चैप्टर में अभी शुरुआत में हम लोग रेजिस्टेंस को अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। तो जैसे ही इसमें चार्ज फ्लो हुआ, कैपेसिटर कुछ टाइम लिया ना भाई चार्ज अपना क्यू अटेंड करने में, तो उस दौरान जो करंट फ्लो हुआ उसकी वजह से वायर में हीट लॉस हुआ होगा, और वही हीट लॉस कारण है
कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज उतना नहीं है जितना बैटरी क्लेम कर रही है। तो जब भी हीट लॉस निकालना हो उसके लिए सिंपल सा फंडा ये होता है कि वर्क डन बाय सेल का दो टुकड़ा होता है, कुछ चला जाता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में और कुछ पार्ट लॉस हो जाता है हीट में। तो अगर आप यहाँ से हीट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वर्क माइनस डेल्टा यू। वर्क माइनस डेल्टा यू करोगे तो वर्क कितना है, सी स्क्वायर, और डेल्टा यू क्या है, हाफ सी स्क्वायर। तो कितना हीट लॉस हो गया, हाफ सी ई स्क्वायर। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली 50% ऑफ वर्क डन है कि नहीं। बैटरी का वर्क डन जो है, अगर उस बैटरी ने 100 माइक्रोजूल का वर्क किया है तो उसमें से 50 माइक्रोजूल चला गया हीट लॉस में, बाकी 50 माइक्रोजूल मिला है इस कैपेसिटर को। क्लियर, नोट करो। अब आइए इस पे एग्जांपल किया जाए। एग्जांपल क्या है आपका, देखो a capacitor of capacitance C which is initially charged up to a potential difference of E, ठीक है ना, ये is connected with a battery of EMF 2E, इसको ले लेते हैं 2E, such that the positive terminal of the battery is connected with positive plate of the capacitor. Find out heat loss in the circuit during the process of charging। ठीक है, अब इसको देखो, हीट लॉस तो आखिरी चीज होती है निकालना, सवाल ये थोड़ा लंबा हो गया। हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इनिशियल और फाइनल डायग्राम बनाएंगे और ये पता करेंगे कि कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज क्या है, फाइनल चार्ज क्या है, कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी क्या है, फाइनल एनर्जी क्या है, बैटरी का वर्क डन क्या है, और तब हमारा ये लास्ट में हीट लॉस निकलेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस विच इज इनिशियली चार्ज विथ ए पोटेंशियल डिफरेंस ही, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है, तो चार्ज कैपेसिटर को इस तरह से दिखाएंगे। अच्छा, कैपेसिटर की खासियत क्या होती है कि एक बार आपने इसको चार्ज कर दिया, ठीक है, तो इसका चार्ज जो है बैटरी हटा देने के बाद जीरो नहीं होता है, वैसे का वैसे ही रहता है। तभी तो इसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, तो इसका चार्ज इसी के प्लेट पे रहता है, कहीं फ्लो होके नहीं जाएगा, तो ये इस तरह से चार्ज है। अब हमने क्या किया है, कनेक्टेड विथ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 2E, पहले चार्ज हुआ था E से, अब किससे कनेक्ट कर दिया है, 2E से, और अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं, यहाँ पे ऐसे स्विच लगा दिया। ठीक है, तो ये इनिशियल डायग्राम है जिसपे पहले से चार्ज जीरो नहीं है, सी है। बगल में हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे कि कैपेसिटर जब स्विच ऑन कर देंगे तब क्या फाइनल डायग्राम होगा। तो देखो, फाइनल डायग्राम में जैसे ही स्विच ऑन कर दोगे तो ये 2E है, इसका मतलब अब इस पे जो चार्ज होगा वो चेंज हो जाएगा। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2E, तो अब इस पे चार्ज हो जाएगा 2CE और इस पे हो जाएगा -2CE। ठीक है, तो अगर इसमें कहा जाए कि इनिशियल चार्ज क्या है Q1, तो आप बोलेंगे CE, क्योंकि ये घर से लेके आया था, पहले से ही चार्ज था। फाइनल चार्ज क्या है Q2, तो लिखेंगे 2CE। ठीक है, अच्छा, बोला जाए व्हाट इज इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, इनिशियल एनर्जी था ना भाई, ईएमएफ से चार्ज किया था, तो इनिशियल एनर्जी लिख सकते हैं हाफ सी इंटू ई स्क्वायर। व्हाट इज फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो अब इसका देखो वोल्टेज 2E है, तो हाफ सी इंटू 2E का स्क्वायर होगा, ऐसा होगा, तो ये आ जाएगा आपका 4/2 2C स्क्वायर, ये इसका फाइनल एनर्जी है। अब कहा जाए कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है कि घटा है, साफ साफ दिख रहा है, पहले हाफ सी स्क्वायर था, अब 2C स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे, यू फाइनल में से यू इनिशियल घटा देंगे तो आपको मिलेगा 3/2C स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा यू इतना हो गया। व्हाट इज चार्ज फ्लोन थ्रू दी सेल, चार्ज
फ्लोन थ्रू सेल। तो ये देखो पहले से इस पे सीई चार्ज था, तो बैटरी ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कितना चार्ज दिया है, तो एक्स्ट्रा चार्ज 2C नहीं दिया है, सिर्फ सीई दिया है। सी तो पहले से ही था प्लेट पे। तो वर्क डन बाय बैटरी अगर कहा जाए तो कितना होगा, तो जितना चार्ज उसके फ्लो हुआ इनटू ईएमएफ, तो ये हो जाएगा सीई इंटू 2E। कितना हो गया, 2CE²। क्योंकि वर्क डन का दो पार्ट होता है, कुछ जाता है डेल्टा यू में और कुछ जाता है हीट में, तो यहां से हीट आ जाएगा, वर्क डन हो गया माइनस डेल्टा यू। अब देखो 2CA², बैटरी ने क्लेम किया कि मैंने इतनी मेहनत की है, कैपेसिटर का एनर्जी इतना बड़ा है, माइनस कर दो कितना आ रहा है, हाफ CE²। ठीक है, टाइम फिनिश हो रहा है, नोट करो, नहीं तो ये अपने आप गायब हो जाएगा। फिर दूसरा लिंक भेजते हैं।